नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है सिंचन बराल, जिन्होंने रिसेंटली कंडक्ट हुआ आपका आईबीपीएस एसओ एग्जाम के अंदर, साथ ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंक्वेयर करके पीएनबी में सिलेक्शन पाया है। इनके प्रीलिम्स में इनका स्कोर रहा 53.5, मेंस में इनका स्कोर रहा था 39.25 और इंटरव्यू में इनका स्कोर रहा 16.75। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपको पीएनबी जैसी एक रेपुटेशन वो जो बैंक है वो आपको मिला है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा जान पाए। तो मैं पहले सबको नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम है सिंचन बराल और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट जो है वो पीजीडीएसयू हैदराबाद से किया था और रिसेंटली अभी मैंने एएफओ पीएनबी बैंक में क्वालिफाई किया। जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताया, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो प्रिपरेशन है आईबीपीएस एएफओ के लिए, क्या आप ग्रेजुएशन का जो लास्ट फेज है उसी में स्टार्ट कर दिया था जैसे मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया? किस प्रकार से आपने इसको स्टार्ट किया था? इसके लिए तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा, मैंने जो अपनी तैयारी है वो ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दिया था। जो ग्रेजुएशन का जो मेरा लास्ट ईयर था उस टाइम पे मैंने देखा था कि मेरे एक सीनियर जो थे वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ये जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तो अच्छे खासे हैं, तो आप एमएससी पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे एक बात बोला, मुझे अभी याद है कि तुम मेहनत करके अगर एमएससी और पीएचडी करोगे, मतलब एमएससी करना है मतलब तुमको पीएचडी करना है, तो उतना मेहनत करके एक जॉब क्यों नहीं सिक्योर कर लेते। तो इसलिए ये ख्याल मेरे को आया, इसलिए मैं फोर्थ ईयर से ही स्टार्ट किया। आपने कहा कि आपने फोर्थ ईयर से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो इसका बेनिफिट आपको मिला होगा डेफिनेटली। तो जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम जब इसको अटेम्प्ट किया था आपकी ग्रेजुएशन के साथ, तब आपका क्या स्कोर रहा था? तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस टाइम पे मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तो क्लियर हो गया था, लेकिन फाइनल में थोड़े के लिए बच गया था। उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि उस टाइम पे पहली बार में क्या होता है ना, हमको पता नहीं चलता है कि प्री और मेंस को बैलेंस करके चलना रहता है। मतलब प्री को जितना टाइम देना चाहिए, मेंस को उतना टाइम देना चाहिए। उस टाइम पे मैं प्री पे ज़्यादा फोकस कर दिया था, मतलब पहली बार दे रहा था, इसलिए मेंस में थोड़ा कम नंबर। फिर आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, इस जर्नी के दौरान आपने कई कोचिंग वगैरह या किसी भी तरीके की गाइडेंस ली हो? जी सर, कोचिंग की मैं बात करूँ तो पहले तो मैं डिग्री कोचिंग चंडीगढ़ का उनका कोर्स किया था। तो उसमें पहले मैंने उनका फुल कोर्स लेके पहले प्री का सारे क्लास कंप्लीट किया था। मेंस के लिए मैं वही बोलना चाहूँगा कि मेंस मैंने सेल्फ स्टडी किया था, मतलब ज़्यादातर सेल्फ स्टडी किया था। जैसे निम्रा सुंडा कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, और मैं मेंस के लिए और एक बात बोलूँगा, मैंने IRI टॉपर्स का उनका बुक भी कंप्लीट किया था, और टेलीग्राम वगैरह में ये क्वेश्चन वगैरह। जैसे आपने सोर्सेज के बारे में बताया कि आपने प्रीलिम्स के लिए ACC का कोर्स लिया था, वहाँ से आपने सभी कंप्लीट क्लासेस की थी। आपने कहा कि आपने सारी मतलब प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स किया था। इसके बाद आपने बोला कि मेंस जो आपने सेल्फ स्टडी से किया है, आपकी बेसिक बुक आपने निम्रा सुंडा को फॉलो किया है और IRI टॉपर्स की बुकलेट को फॉलो किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टूडेंट बुक को पढ़ते हैं, चाहे वो निम्रा सुंडा को या IRI टॉपर्स की जो बुकलेट है, तो उनको मोस्टली को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये सफिशिएंट है या नहीं है। इस पर आप क्या बोलेंगे? पहले तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। मैं भी पढ़ रहा हूँ मतलब इसका अंदर सफिशिएंट होगा, क्योंकि एएफओ में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, वो उसी के अंदर से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको थोड़ा समझ के करना है। मतलब वो जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हो गया वही हो गया, उसी से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं। तो पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी से ही आएगा, तो उसके ऊपर आपको डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप जितना पढ़ रहे हो उतना मतलब कोई मायने नहीं रखता, पढ़ने के बाद कितना रिवीजन कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि रिवीजन सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना बुकलेट पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आपने आपकी जो ग्रेजुएशन के बाद आपने अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू मेंस को स्ट्रॉन्ग किया। तो मैं आप सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज आपसे पूछने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मोस्टली स्टूडेंट डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आप प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक से एक बच्चा जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए क्या टिप्स रहेंगी? क्या उनको सोर्सेज फॉलो करना चाहिए? किस तरीके के यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या सोर्सेज है, उन सबकी एक डिटेल आप हमारे ऑडियंस को बताइए। प्रीलिम्स के लिए ना आपको मतलब सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपको प्रैक्टिस। तो
पहले आप क्या कीजिए ना, जितना जल्दी हो सके अपनी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मतलब 1-1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से उसका प्री का पूरे सिलेबस कंप्लीट किया था और उसका मैंने नोट्स बना के रखा था। और वो उसके बाद क्या हुआ ना, 1.5 महीने के बाद जब मैंने नोट्स बनाना कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद मैं उसी को ही रिवाइज करता था। मैं दोबारा क्लास नहीं देखता था, उसी को ही रिवाइज करता था और अपना मॉक टेस्ट दे रहा था। मॉक टेस्ट में बोलूँगा तो मैं टेक्स्ट बुक से दे रहा था। और मॉक टेस्ट में पहले IBPS AFO का नहीं दिया, मैं पहले RRB PO, IBPS PO इन सब का मॉक टेस्ट दे रहा था। तो इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि जो PO वगैरह में होता है उनमें टाइम कम रहता है और उसके वजह से आपका स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो ये जब आप दोगे ना तो उसके बाद AFO के लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि जैसे आप बहुत स्पीड इंक्रीज हो जाता है, जैसे लिंग और पॉइंट में आपका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। तो मैं बच्चे अगर कोचिंग नहीं ले पा रहे तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, हमारे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है। जैसे आप इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल है, इंग्लिश विद अनुभव सर है, मैथ के लिए आप देख सकते हो कौशिक महांती सर है, कैरियर डिफाइनर का। ठीक है, आपने बताया कि प्रीलिम्स में सबसे पहले आपने सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस को 1 या 2 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लीजिए और आपके जो बेसिक्स के जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको शिफ्ट होना है मॉक्स के ऊपर। ठीक है, आपने मॉक्स की अहमियत को भी बताया है। तो मॉक्स कैसे देना चाहिए, वीकली देना चाहिए, डेली देना चाहिए, या आप लाइक 15 डेज के अंदर दे रहे हैं, तो उसको मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो भी थोड़ा ऑडियंस को हमारे बताइए। मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं जो मॉक दे रहा था वो डेली बेसिस पे दे रहा था। डेली में 1 या 2, मतलब RRB PO का मॉक बहुत कम टाइम 45 मिनट का रहता है, 1 या 2 मॉक देता था। उसका एनालिसिस करना सबसे जरूरी, जैसे मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना है, क्या गलती हुआ आपका, क्यों टाइम ज़्यादा ले रहा है, जो टेक्स्ट बुक वगैरह में उसको दिखाता है कैसे आपको करना है, वो एनालिसिस कर सकते हो। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैथ के लिए मैं जो मॉक दे रहा था तो मैं अपने स्टडी टेबल के सामने अपना जो 1 से लेकर 30 तक जो टेबल है या फिर स्क्वायर क्यूब जो है उसको लगा के रखा था। जब भी मैं प्रैक्टिस करता था हमेशा मैं वो देखता रहता था। उससे क्या हुआ ना कि वो अपने आप मेरे को याद हो गया, मेरे को टेबल पर रट्टा लगाना नहीं पड़ा, वो अपने आप याद हो जाता है। तो उसके वजह से स्पीड आपका बहुत इंक्रीज हो। आपने बात करी स्पीड कैसे बिल्ड की जाए। आपने कहा कि आपने स्क्वायर याद कर रखे थे, क्यूब याद कर रखे थे, आपकी टेबल के सामने पेस्ट करके रखे थे, आप मॉक दे रहे थे, उनका एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट मॉक देते हैं फिर भी उनका मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेजरली पहले फोकस किया जाए। पहले आप मुझे पॉइंट के बारे में बताइए। पॉइंट के बारे में तो यही बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सीरीज होता है जो मिसिंग नंबर राउंड नंबर वाला रहता है। और ये DI तो आपको मतलब 3 से लेकर 4 DI आता है एग्जाम में, उनमें से 1 या 2 DI वो इजी रहता है, तो आप DI को तो अटेम्प्ट करना ही है कैसे भी करके। इन सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आप चाहे तो अरिथमेटिक में जा सकते हो। अरिथमेटिक में 5-6 टॉपिक है। आपको अगर अरिथमेटिक पूरा नहीं हो रहा है तो 1-2 टॉपिक में पकड़ लीजिए, आपको हो रहा है तो वो कर सकते हैं। आपने अरिथमेटिक का जो मेजरली जो फियर रहता है वो अरिथमेटिक का रहता है स्टूडेंट में, तो आपने कौन कौन से टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग किया था अरिथमेटिक के अंदर? जैसे वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा मिक्सचर एलिगेशन वाला जो रहता है और बोट एंड स्ट्रीम, ये मेरा थोड़ा मतलब उसमें कमांड अच्छा था, इसमें तो इतना अच्छा नहीं कर पाता था। बोट एंड स्ट्रीम की बात करी आपने DI के ऊपर पूरा फोकस किया है। ठीक है, तो आपने प्रीलिम्स के अंदर जैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करने लगे तो आपने सबसे पहले आपने स्पीड मैथ किया, आपने डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपके DI है उसको अटेम्प्ट किया, अरिथमेटिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। इसके साथ साथ सर ने हमको बताया है कि आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद आप मॉक्स के ऊपर जाइए। RRB क्लर्क से क्लेरिकल जो पेपर है वहां से स्टार्ट किया था, RRB PO, इसके बाद IBPS के जो क्लेरिकल है PO है, इससे उन्होंने बोला कि स्पीड बिल्ड हो जाती है, इसकी स्पीड बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। ये बात रही आपकी पॉइंट के ऊपर। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मैं बच्चे को इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप RRB PO IBPS का PO एग्जाम मतलब जाके दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब घर में बैठ के लैपटॉप में एग्जाम देते हैं ना तो वो एग्जाम का पैटर्न अलग रहता है। मतलब क्वेश्चन मतलब एक ही पेज में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप इजीली कर पाते हो। लेकिन वहाँ पे जाकर आप एग्जाम देने जब जाओगे ना तो IBPS का पैटर्न क्या रहता है ना, वो थोड़ा पता नहीं उनका स्किन का कैसा रहता है कि वो साइज थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, तो क्वेश्चन के लिए आपको ऊपर नीचे साइड वगैरह जाना पड़ेगा। तो ये एडजस्ट करने के लिए मैं बच्चों को जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप PO का एग्जाम अटेंड कीजिए। आपने बहुत ही अच्छी बात करी और अच्छी टिप्स दी। अब मैं बात करूंगा रीजनिंग में आपने कैसे
तैयारी की, क्या आपके सोर्सेज थे और किस तरीके से आपने अप्रोच किया, इसकी बात की। रीजनिंग के लिए भी मैं वही बोलना चाहूँगा कि रीजनिंग एक ये है कि आप खुद से मतलब वो खुद से होता है, उसको जितना प्रैक्टिस करेगा उतना होता है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं, बोलते हैं वो डिफिकल्ट है, लेकिन बिना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के तो मतलब क्लियर करना मुश्किल है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है ना, अगर 4 पजल सिटिंग अरेंजमेंट आया तो उनमें से 2 आप आराम से कर सकते हो। तो वो आपको पकड़ना चाहिए कि 50 क्वेश्चन में से कौन से 2 पजल आपको कर सकते हो, वो आपको उसमें आपको कमांड होना चाहिए, वो आपको पकड़ के कर लिए तो आपका इजी हो जाएगा। और जो सिलोजिज्म वगैरह ये सब तो आपको करना है सिनोलिज्म, डिस्टेंट डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये हर स्टूडेंट कर लेता है। दूसरा सर ने बोला कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि आपकी प्रिपरेशन में क्रूशियल होता है किसी भी पेपर के अंदर, और 2 जो पजल या सीटिंग अरेंजमेंट जो इजी होता है उनको फाइंड करके उनको अटेम्प्ट करना है। इन्होंने फोकस किया कि आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अब मैं बात करूँगा इंग्लिश के ऊपर, आपकी इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या सोर्सेज रहे और किस तरीके से आपने अप्रोच किया। इंग्लिश के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, पहले तो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था, उसके बाद अपना जो इंग्लिश का काउंसिल एक मैम है, तो वो अपना यूट्यूब चैनल में फ्री में है अवेलेबल में, तो वो डेली क्या करते हैं ना, एक एडिटोरियल का क्लास लगाते हैं। जो एक हिंदू आता है, हिंदू न्यूज़पेपर, उसका जो एडिटोरियल रहता है वो डेली करवाता है। तो उसको मैं क्या करना, डेली प्रैक्टिस करता था, मतलब वो एडिटोरियल, तो उससे क्या होता है ना, आपका पैसेज का कमांड बन जाता है। और इंग्लिश में भी आपको पैसेज अटेम्प्ट, जैसे रीजनिंग में आपको सिटिंग और पजल अटेम्प्ट करना है, क्वांट में आपको डीआई अटेम्प्ट करना है, वैसे इंग्लिश में भी आपको पैसेज बिना पैसेज के आगे जा ही नहीं पाओगे, तो अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश के लिए बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश में ना मतलब नेगेटिव मार्किंग थोड़ा कम आता है, तो इंग्लिश में आपको थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, मैं आपकी जो बातें उनको समराइज कर देता हूँ। आपने कहा कि क्वांट के ऊपर आपको डीआई के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके साथ साथ आपको अपनी स्पीड बिल्ड करने के लिए आपकी जो स्क्वायर्स हैं, क्यूब है, टेबल है, उनके ऊपर भी कमांड रखनी चाहिए। इसके बाद सर ने कहा कि रीजनिंग के अंदर आपको पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी काम करना चाहिए। फिर सर ने बोला कि इंग्लिश सेक्शन, जिसके अंदर आपकी जो पैराग्राफ है उनके ऊपर काम करना चाहिए, आपकी जो कमांड है उसके ऊपर, जो भी आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो स्कोरिंग जो एरिया है उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये कुछ बातें रही आपके प्रीलिम्स के बारे में। मॉक टेस्ट के बारे में आपने बता दिया, तो मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही सेक्शनल देने हैं या फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर जाना है, इसके ऊपर भी थोड़ा बताइए। इसके ऊपर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहले सिलेबस जब मैं कंप्लीट कर रहा था, तो वो मैं सिलेबस नहीं शिफ्ट कर रहा था, उस टाइम में मॉक टेस्ट नहीं दे रहा था। तो जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ये डायरेक्ट मैं मतलब ओवरऑल टेस्ट के लिए गया था। तो मैंने जो मतलब पहले 1-2 महीने के लिए मैंने पीओ का सिर्फ दिया था मॉक, उसके बाद जब अपना एएफओ का मॉक मैंने प्रीलिम के एग्जाम के 1 महीने पहले दिया था, क्योंकि अपना एएफओ का जो टेस्ट है ना, वो थोड़ा मतलब एक दिन में एक ही टेस्ट दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उसका एनालाइज भी करना होता है। तो पहले आप पीओ के मॉक देने मतलब 1-1.5 महीने तक देना है आपको, उसके बाद आपको जो कमांड बढ़ जाएगा उसके बाद आप एएफओ की मॉक दे सकते हो। आपने कहा कि आपने सबसे पहले जो आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के एग्जाम्स जो उनके मॉक थे उनको दिया है, और आईबीपीएस एसओ के मॉक्स एग्जाम से 1 मंथ बिफोर दिया है, क्योंकि उनके एनालिसिस करने में टाइम लगता है। तो सर ने जो मॉक्स की इंपॉर्टेंस बताई, सर ने ये भी बताया कि आप कहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म बताए हैं। इसके अलावा अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्रैक्टिस मॉक हो गया, ये स्मार्ट केडा हो गया, यहाँ पर भी जाकर आपको जहाँ पर भी फ्री और पोस्ट मॉक मिल रहे हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे अड्डा हो गया, तो आप किसी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब की प्रिपरेशन आपने प्रीलिम्स के साथ बैलेंस करते हुए की थी, तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्या सोर्सेज रहे थे, किस तरीके से आपने अप्रोच किया था। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों की एक गलती होता है कि वो प्री और मेंस को बैलेंस नहीं कर पाते। या तो वो सोचते हैं कि मैं मेंस को पहले पढ़ लूँगा, प्रीलिम्स को 1 महीने पहले पढ़ के जाके एग्जाम दे लूँगा, या फिर पहले ही प्रीलिम्स को पढ़ते हैं, मेंस के लिए टाइम नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक बैलेंस रहना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर शाम को प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहा था, तो मैं सुबह और रात को मेंस के लिए पढ़ाई कर रहा था, और ये कंटिन्यू होता रहा था। तो मैंने क्या किया ना, पहले IRI टॉपर्स का जो मैंने बुक लिया था उसको पहले कंप्लीट किया, एक बार कंप्लीट किया, मतलब पूरा डिटेल्स एनालिसिस करके कंप्लीट किया। उसके बाद उसको पहला रिवीजन किया, सेकंड रिवीजन किया, उसके बाद मैंने मॉक लगाना शुरू किया था। आपने कहा कि आपने जो आपके रिसोर्सेज थे, जो आप सोर्सेज फॉलो कर रहे थे, जैसे आपने IRI बुकलेट्स की बात करी या नेमरा सुंडा की बात करी, तो आपने सबसे पहले उनको कंप्लीट किया, उसके बाद आपने उनको रिवाइज किया, रिवीजन के ऊपर आपका मेन फोकस रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जो मॉक्स दिए हैं, तो आप मॉक्स किस तरीके से देते थे और आपका स्टार्टिंग में क्या स्कोर रहता था।
पहले तो मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस तो मैं सेक्शनल मॉक देता था, मतलब सब्जेक्ट वाइज मॉक देता था। उसमें मेरा स्कोर बहुत मतलब स्टार्टिंग में कम आ रहा था। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सब मतलब हर किसी में आपको एक कमांड बनना चाहिए, वो धीरे धीरे होता है। तो आपको ज़्यादा ये नहीं करना है। तो धीरे धीरे जब मौके देते जाओगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। उसके लिए आपको परेशानी, आपको मतलब लगे रहना चाहिए, बोलते हैं ना कि लगे रहना चाहिए। उसके बाद अपने आप वो स्कोर बढ़ता ही जाएगा। आपने कहा कि आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहना चाहिए। आप ये नहीं देखना चाहिए कि आपके मॉक्स के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। मॉक्स के अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली एक टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज होने लग जाएंगे, क्योंकि जो आपकी जो गलतियां हो रही हैं मॉक्स के अंदर, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो एक टाइम पर कम होने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट मॉक के अंदर आपके जैसे 30 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हुए, तो अगले टेस्ट के अंदर जब रिवाइज करेंगे तो 20 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपने जब आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको एक चीज पता होगा कि जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। डेफिनेटली इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कर रहे थे या एक दिन के अंदर आप डिफरेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे, आप किस तरीके से जो सिलेबस था आपका जो मेंस का, उसको किस तरीके से कंप्लीट किया? कि मोस्टली स्टूडेंट जो होता है वो सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाता है। आप रिवीजन की बात पूछ रही है। नहीं, मैं अपना जो मेंस की मैं इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई से ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। टेलीग्राम क्वेश्चन वगैरह ये सब से फोकस करता हूँ। तो मैंने अपना सोर्स मैंने बता दिया। मैं निम्रा सुंडा IIR टॉपर की बुक पढ़ा था, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं पढ़ा था। उसको मैंने क्या किया ना, पहले निम्रा IIR टॉपर का बुक रहता है, 4 या 5 बुक रहता है, उसका बुक वाइज कंप्लीट करना है। पहले कंप्लीट करने के बाद उसको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज जब करते हो तो आप थोड़ा मार्किंग वगैरह करके स्पीड कर सकते हो रिवाइज। एक बार नहीं, आपको 3-4 बार कम से कम रिवाइज करना है। और निम्रा सुंडा को मैं ये बोलूँगा कि उसका एक एक लाइन मतलब एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उसका, तो उसको आप छोड़ना नहीं है। आपने जब मेंस की तैयारी कर रहे थे तो किसी टीचर वगैरह से कंसेप्ट क्लियर की हुई, या किसी टीचर का कोर्स से, जैसे आपने कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप सजेस्ट करना चाहते हो? जैसे मैं बोलूँगा कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए मैं अपना जो RS राजपूत सर है उनका वीडियो वगैरह देखता था यूट्यूब में। और इतना ज़्यादा मेंस के लिए मैं ज़्यादा मतलब पढ़ाई पे फोकस करता था, वीडियो वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं करता था फोकस। मतलब आपका थ्योरी को बुक से पढ़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस था, वीडियो के ऊपर कम था। ठीक है। अब लास्ट टाइम के अंदर जब 1 मंथ लेफ्ट रहता है तो आपने ज़्यादातर टाइम मॉक्स के ऊपर दिया, मतलब फुल लेंथ मॉक दिए। आपने एक दिन के अंदर कितने मॉक्स दिए? तो मतलब प्री एग्जाम से पहले जो मैं मॉक्स देता था वो थोड़ा कम देता था, एक दिन में 1 या 2 मॉक देता था। उसके साथ प्री का मेरा मॉक चलता रहता था, प्री का मॉक चलता रहता। तो मेंस और प्री के एग्जाम के 1 हफ्ते पहले मैंने मेंस का मॉक देना बंद कर दिया था। उसके बाद मैं सिर्फ प्री का मॉक देता था, और प्री का एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने अपना मेंस का मॉक देना शुरू किया था। तो मैं मॉक्स एम1 होगा, एम1 हो, उसका 100 मॉक रहता है। तो उसका मैं 100 में से कम 70-80 मॉक अपना एक दोस्त के साथ मिलकर कंप्लीट किया था। और एक आप बोल सकते हो RS राजपूत सर का जो है ओवरऑल मॉक रहता है ABPSC का, वो भी कंप्लीट किया था। टेलीग्राम का क्वेश्चन तो मतलब वो करते ही रहते थे साथ में। और IIR टॉपर का जो ओवरऑल मॉक रहता है उसको भी मैंने कंप्लीट किया था। और मैं ये नहीं देखता था कि मतलब मॉक में मेरा कितना मार्क आ रहा है, मैं उसका एनालिसिस करता था। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जितना मॉक देते जाओगे ना उतना आपका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि AFO में ना वो ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछते, वो क्वेश्चन डालते हैं बहुत वैरायटी ज़्यादा होती है। वैरायटी मतलब क्वेश्चन बड़ा रहता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करना, तो उतना आपको मतलब जितना ज़्यादा मॉक देंगे उतनी ही आपकी एलिमिनेशन पावर इंक्रीज होगी। ये कुछ बातें थी। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं बात करूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन चीज़ों से बचा जाए, तो वो चीज़ें भी आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए। पहली बात तो आप जब भी मतलब आप पढ़ाई मतलब स्टार्ट करते हो, प्री हो या मेंस हो, उसके बाद आपको कंटिन्यू मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ते हो फिर 2 दिन गैप ले लेते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एक दिन 4 घंटा पढ़ो लेकिन कंटिन्यू आपको रहना चाहिए, वो कंटिन्यू रखना जरूरी होता है। और ज़्यादातर चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो तो आपको मतलब पता है कैसे क्या करना है। और टेलीग्राम का मतलब टेलीग्राम वगैरह जो हो गया उनको आप सही से इस्तेमाल करो, कि जैसे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं उनका एनालिसिस करो आप, ये मतलब इस तरीके से। तो ये कुछ बातें रही प्रीलिम्स और मेंस की जो सर ने हमको बताई है। और इसके बाद आप कुछ इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स देना चाहते हो तो वो भी हमारे ऑडियंस को आप बता सकते हो।
इंटरव्यू के लिए मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि इंटरव्यू में बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हम जितने ज़्यादा आंसर सही देंगे तो हमारा इंटरव्यू का मार्क उतना आएगा, लेकिन ये सारा मतलब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उनका हमारा नॉलेज एक्चुअली में उनका हमारा नॉलेज पता है, क्योंकि वो हमारा प्री मेंस क्वालिफाई करके ही हम इंटरव्यू जाते हैं, तो वो हमारा नॉलेज वहाँ पे चेक नहीं करते, वो देखते हैं अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा अपना मतलब कैसे हमारा वर्ड स्पीकिंग पावर कैसा है, हम कितने कॉन्फिडेंट है वो देने के लिए, वही वगैरह वो चेक करते हैं। तो वो आप कितना ज़्यादा सही दे रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कौन से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो और कैसे दे रहे हो ये मैटर करता है। और आपका मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आराम से मतलब हम्बल तरीके से बोल सकते हो कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ऐसा कुछ बोल सकते हो, लेकिन इससे आपका कोई मार्क डिक्रीज नहीं होगा, तो आप ये समझ कर रहना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो सर ने हमें बताई, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की हमने बात करी। मैं जल्दी से इन पूरी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। सर ने कहा कि प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को बैलेंस करते हुए चलो। प्रीलिम्स के अंदर आप सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, देन आप शिफ्ट हो जाइए अपने मॉक्स के ऊपर। मॉक्स आप IBPS PO और RBPO इन एग्जाम्स के पहले मॉक अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो बिल्ड होगी। दूसरा, सर ने हमें कहा कि आपकी जो स्पीड बिल्ड करने के लिए आपकी जो बेसिक चीजें, बेसिक ट्रिक्स है या कैलकुलेशन है, उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने क्वांट के अंदर कहा कि आप स्पीड मैथ, इसके साथ DI के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर इन्होंने कहा कि जो मिसलिनियस जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स है उनको कवर तो होना ही चाहिए, इसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की बात होनी चाहिए। इन्होंने इंग्लिश की बात करी। इंग्लिश के अंदर इन्होंने कहा कि पैराग्राफ के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो रीडिंग की एबिलिटी है, वो इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने मेंस के बात की। मेंस के इन्होंने जो पर्टिकुलर सोर्सेज का, इन्होंने लिमिटेड सोर्सेज से स्टडी की है, पर इन्होंने अनलिमिटेड मॉक्स लगाए, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की है और इसके साथ साथ बेहतरीन तरीके से रिवाइज किया है। इनका मेन फोकस रिवीजन के ऊपर ज्यादा रहा। इन्होंने कहा कि जो आपका IBPS AFO या SO का एग्जाम होते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ताकि आप जितने ज्यादा मॉक देंगे उतना ही ज्यादा एलिमिनेशन पावर आपकी आएगी और आपकी गलतियां होने के चांस कम होते चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि आप मॉक्स के अंदर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन आज गलत हुआ है ये नेक्स्ट मॉक के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो इंटरव्यू के आपकी जो नॉलेज को वो चेक नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, आपका पहनावा कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इस तरीके से ये कुछ बातें थी। इन्होंने साथ साथ कहा कि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखिए, आप प्रीलिम्स और मेंस के अंदर बैलेंस करके चलिए। जितना टाइम आप मेंस को दे रहे हैं, जितना प्रीलिम्स को भी उतना ही टाइम देना है। तो ये कुछ बातें थी। लास्ट में मैं आपका धन्यवाद बोलूंगा कि आपने हमको टाइम दिया और जो हमारी ऑडियंस है उनको अच्छे से गाइड किया। जो आपकी जो गाइडेंस है, आई होप ये बहुत से स्टूडेंट फॉलो करेंगे और उनको हेल्प मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और मैं सारे स्टूडेंट जो आने वाले टाइम में AFO की एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके